फाइनली लेट्स स्टार्ट. सो प्रियम्बल, सबसे पहली बात तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड सबसे पहले यही आता है कि मतलब इट एक्चुअली शोज यू व्हाट पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट. ठीक है, क्या बात होने वाली है. हालांकि फन फैक्ट, इट वाज एक्चुअली नॉट द फर्स्ट थिंग टू बी रिटन. इट वाज एक्चुअली द लास्ट थिंग दैट वाज अप्रूव. टिक 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 टिक, हाँ ठीक है ठीक है, इसको आप अप्रूव कर दीजिए बाय द होल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. क्योंकि इन द एंड ऑब्वियसली बिकॉज दे वांटेड टू सी कि क्या ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या ये जो हमने अभी तक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, क्या प्रियम्बल उसके साथ सिंक है, क्या हमने जो भी किया क्या वो कंफर्म हो रहा है, क्या हम जो चाहते थे क्या वो मिल गया हमें. यस. तो कुछ तो ड्राफ्ट रहा होगा, कुछ तो बोल रही होगी कि हाँ ठीक है इसके बेसिस पे हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है. वो था ऑब्जेक्ट. तो यार ये क्या है, मुझे लिखा नहीं जा रहा. ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन. गूगल कर लेना अगर तुम्हें मेरी हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही तो. नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया था, जिसको सब लोगों ने बोला था हाँ बढ़िया चलो इस पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं. ठीक है, तो उसके जो आइडियल्स थे वो सब वगैरह इसमें आपको प्रियम्बल में मिल जाएंगे. सो डिज़ाइन किसने किया था वो भी लिख लेते हैं साइड नोट, क्योंकि मतलब रैंडम फैक्ट्स पता होने चाहिए भाई. पता नहीं, कोई नहीं पूछने वाला मुझसे ज़िंदगी में कभी ये, बट ठीक है भाई. मैं तो स्पेलिंग भी ठीक नहीं लिख पा रही यार. डिजाइन्ड बाय. अब मुझसे बिल्कुल मत पूछना क्या है इनकी प्रोनाउंसिएशन. राम मनोहर आई कैन डू. राम मनोहर सिन्हा जी, इन्होंने किया था डिज़ाइन. ठीक है प्रियम्बल. क्योंकि आई फील बैड कि मैं ऐसा बोरिंग सा ये PDF उठा के ले आया, क्योंकि द एक्चुअल डिज़ाइन इज सो ब्यूटिफुल. दैट इज़ व्हाई ही नीड्स अ स्पेशल मेंशन. ओके, नाउ फाइनली कमिंग टू प्रियम्बल. बाय द वे प्रियम्बल कहाँ किस देश में आया था सबसे पहले? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. सबसे पहले USA वालों ने शुरू किया था, फिर हमने अडॉप्ट कर लिया था क्योंकि व्हाई नॉट. नाइस कॉन्सेप्ट ब्रो. ठीक है. सो प्रियम्बल. वी द पीपल ऑफ इंडिया. गूज़बम्स. ओके, वी द पीपल ऑफ इंडिया. अब हर चीज़ का मीनिंग है और हर चीज़ यहाँ पर कुछ सिग्निफाई करती है प्रियम्बल में. सो व्हाट डज वी द पीपल ऑफ इंडिया स्टैंड फॉर? और ये हमेशा कैपिटल में मिलेगा तुम्हें, हमेशा खूबसूरत से खूबसूरत तरीके से W तुम्हें सजा हुआ दिखेगा. ठीक है. सो वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ पावर ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. सो दिस शोज, कहाँ लिखूँ, हाँ यहाँ ठीक है. सोर्स ऑफ पावर. सोर्स ऑफ पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डिराइव कर रहा है, सोर्स ऑफ पावर, वो कहाँ से आ रही है? वो पावर पीपल ऑफ इंडिया से आ रही है कि हम लोग ये देश चलाएंगे. हम, हमारे सर पे कोई नहीं बैठा. ठीक है, हम चला रहे हैं. फॉर द पीपल बाय द पीपल, वो सब. ठीक है. हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens. ओके, अब इसमें हर एक शब्द का एक अलग मतलब है. सो लेट्स स्टार्ट. आई एम सो एक्साइटेड. सॉरी भाई, प्लीज़ मुझे ये नहीं सुनना कि अरे आराम से भी तो बता सकती थी, इसमें इतना खुश होने की क्या बात है. टच सम ग्रास ब्रो. सॉवरेन. सॉवरेन पिंक कलर चाहिए मुझे. ठीक है. सॉवरेन का मतलब होता है कि भाई आई एम माई ओन बॉस. मुझे कोई भी मेरे ऊपर हुक्म नहीं चला सकता, मेरे पे आके दोबारा राज नहीं कर सकता. हमने जो इतने सालों प्रताड़ना सही है ब्रिटिशर्स की, हमें वो दोबारा नहीं चाहिए. ठीक है. सो वी डोंट वांट एनीबडी कमिंग एंड बीइंग लाइक कि आज से तुम हमारे अंदर काम करोगे, आज से तुम हमारी वो हो, क्या बोलते हो उसको, कॉलोनी हो. नो सर, नॉट पॉसिबल. वी आर सॉवरेन. ओके. सॉवरेनिटी का मतलब होता है हम लोग आज़ाद हैं, घर जाओ अपने. ठीक है. सो अब क्या सीन होता है कि एक तो होता है डोमिनियन. ठीक है. एक तो होती है तुम या तो बन जाओ कॉलोनी या तुम बन जाओ डोमिनियन या तुम बन जाओ इंडिपेंडेंट स्टेट. अब इसका मतलब क्या है?
कॉलोनी का तो तुम्हें मतलब पता ही होगा कि भाई सारा काम ब्रिटिशर्स संभाल रहे हैं, ब्रिटिशर्स के अंडर हम काम कर रहे हैं। हालांकि कुछ प्रिंसली स्टेट्स रूल कर रही थी, जो राजा बैठे थे हमारे यहाँ, बट स्टिल समहाउ एवरीबडी वाज अंडर ब्रिटिशर्स समहाउ, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट, ठीक है। तो हम उस टाइम पे कॉलोनी थे। डोमिनियन का मतलब होता है कि एक्चुअली पहले जो हमारे जो ये रेवोल्यूशन लीडर्स थे वो लोग एक्चुअली डोमिनियन स्टेटस ही मांग रहे थे, और जो कि ब्रिटिशर्स देने को मना कर रहे थे। फिर उसके बाद जब उन्होंने डोमिनियन स्टेटस देने की कोशिश करी, तब इंडिया वालों ने बोला अबे जा, अब तो हमें इंडिपेंडेंट बनना है। सो व्हाट डज दैट मीन? डोमिनियन मतलब तुम्हारे सर पे तो ब्रिटिश राज बैठा होगा, ठीक है, सर पे तो तुम्हारे वो ब्रिटिश राज है, पर अंदर तुम रूल करते हो, तुम्हें जो करना है तुम करो, पर तुम्हारे सर पे जो भी तुम्हारे अंदर देश का ट्रांजैक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो ब्रिटिश जो एम्परर बैठा है वहां पर, उसके जो मोनार्क बैठा है उसके अंडर होगा, मतलब उसके नाम पे होगा कि अच्छा ये उसका देश है। भले ही तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें जो सरकार बनानी है बनाओ, तुम्हें जो रूल लाना है लाओ, पर तुम किसके अंडर हो? तुम ब्रिटिश क्राउन के अंडर हो, ठीक है। ये होता है डोमिनियन स्टेटस। बाय द वे पाकिस्तान का डोमिनियन स्टेटस काफी टाइम तक रहा था, व्हिच वाज टिल 1956 पाकिस्तान। और हमारा कब तक रहा था? हमारा भी रहा था, हमारा रहा था जब हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट फाइनल हो गया था, मतलब 15 अगस्त 1947, 1947 पहले बोल रही थी, ठीक है, 19 अगस्त नहीं बोल रही थी। सो 15 अगस्त 1947 को हम जो बोलते आज़ादी मिली थी, तब तो एकदम से ऐसा नहीं होगा कि भाई जैसी हुई 1947 15 अगस्त जैसी हुई उसके बाद ब्रिटिशर्स खत्म और फिर आज के बाद हमारा पहला प्रधानमंत्री मिल गया हमें, ऐसा तो नहीं हुआ था भाई। ऑब्वियसली टाइम लगेगा, कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं था हमारे पास, तो कुछ भी नहीं था भाई, कैसे चला रहे सरकार। तो उस टाइम पे वी वर अ डोमिनियन, कि भले ही हमारा देश आज़ाद हो चुका है, हम लोग अपना जो रूल्स एंड रेगुलेशन वो सब बनाना शुरू करेंगे, पर लेकिन वी आर स्टिल अंडर द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल हमारे पास एक्चुअली सब कुछ रेडी नहीं हो जाता। फिर फाइनली जाकर 26 जनवरी 1950, जिसको तुम रिपब्लिक डे बोलते हो, उस दिन जाकर हम लोग बन गए एक रिपब्लिक। इसका मतलब कि बाय बाय ब्रिटिशर्स, नाउ वी डोंट नीड यू। फिर हमारा डोमिनियन स्टेटस खत्म और आ गए मस्ती के दिन, यानी कि इंडिपेंडेंट स्टेट बन गए हम लोग, कि अब तुम कुछ नहीं बोल सकते। हालांकि फिर बाद में कॉमनवेल्थ में ज्वाइन हो गए थे, यानी कि जो लोग वो ब्रिटिशर्स के अंडर नहीं थे, कॉमनवेल्थ का पार्ट थे हम लोग, कि ठीक है एक ग्रुप है उसका हम पार्ट है, पर लेकिन कोई सरदार नहीं है उस ग्रुप का। जैसे यूनाइटेड नेशंस, तुम यूनाइटेड नेशंस के पार्ट हो, पर यूनाइटेड नेशंस तुम्हें हुक्म नहीं चला सकता कि ये कर वो कर ऐसा, ठीक है। वो तुम्हारे आके नहीं बोल सकता कि भाई आज से ये लखनऊ में मैं राजा हूँ, ऐसा कोई नहीं कर सकता, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेन। आई होप मैंने सबको समझा दिया। लेट मी क्विकली चेक। या फिर उसके बाद आता है सोशलिस्ट, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं था, विच सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, मतलब प्रियम्बल में नहीं था। अब सोशलिस्ट का मतलब तो बहुत ही आसान है भाई। सोशलिस्ट का मतलब है कि हम लोगों के लिए उद्धार करना चाहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ कैच है, पहली बात तो मैं लिख देती हूँ। 42nd अमेंडमेंट जो सबसे भयंकर अमेंडमेंट थी उससे ऐड हुआ था। मैं ए लिख रही हूँ, समझ जाना, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने इतना कुछ डाल दिया कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर करके कि लोगों ने बोला भाई तुम ऐसा दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, पार्ट 2 बना लो भाई, इतना तुमने डाल दिया है। तो उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते थे। तो उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए थे। सो सोशलिस्ट हो गया, फिर ये सेक्युलर को कौन सा कलर दें हम? दैट इज इट। अरे 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 कुछ और दे दो, नीला दे दो, चलो हाँ ठीक है। सेक्युलर और डेमोक्रेटिक ओ सॉरी, ये वर्ड थोड़ी ऐड हुआ था, हाँ ठीक है। सिर्फ सोशलिस्ट और सेक्युलर 2 वर्ड्स ऐड हुए थे, और एक और वर्ड ऐड हुआ था जो कि हम आपको स्पॉइलर पहले ही दे देते हैं, और वो है इंटेग्रिटी। ये वर्ड भी ऐड हुआ था, ठीक है। ये 3 वर्ड्स ऐड हुए थे 42nd अमेंडमेंट से। उप्स 42nd, ठीक है। तो सोशलिस्ट का क्या मतलब है? अब देखो, बहुत अलग अलग टाइप के सोशलिज्म होते हैं। एक तो होता है मार्क्सियन बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, मार्क्सिज्म, गांधीज्म, ये सब बहुत सारे आइडियोलॉजीज होती हैं, पर लेकिन हम किसी भी एक्सट्रीम नहीं है, ठीक है। एक्सट्रीम हमारा क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक, दैट इज अ बेटर वर्ड,
We have democratic socialism, which means कि हमारा वो वाला सीन नहीं है कि भाई कम्युनिस्टिक कार्ल मार्क्स कम्युनिज्म की बात करता था. सो व्हाट वाज कम्युनिज्म? कि पूरी कम्युनिटी मिलकर कुछ कुछ चला रही है. हालांकि वो फेल हो गया था, किसी को उससे मतलब नहीं है. बट अगर हम सोशलिज्म में भी थोड़ा कम्युनिटी वाला एंगल लाए तो उसका मतलब ये होगा, जो चाइना में काफी टाइम तक हम कह सकते हैं कि एवरीथिंग इज अंडर सरकार. हर एक, जो आज हम PSU सुनते हैं, उस टाइम पर हर कंपनी सरकार चलाएगी, हर चीज सरकार के अंडर होगी, ताकि सरकार हर किसी में अच्छे अच्छे से बांट पाए. तो हमारा वो वाला सीन नहीं है. हमारा है मिक्स्ड इकोनॉमी. ठीक है, हमारा है मिक्स्ड इकोनॉमी. कुछ कुछ हम चलाएंगे, कुछ कुछ प्राइवेट प्लेयर्स चलाए, सब सुखी सुखी रहे, मस्त मस्त पैसा कमाए, मस्त बढ़िया सब बढ़िया. मतलब ऑब्वियसली पैसा लोग भी कमाए, पर लेकिन हम गरीब लोगों की भी हेल्प कर सके, जो लोग बहुत ज़्यादा डाउन ट्रोडन है हम उनको भी उठा पाए. सो दैट वाज द आइडिया. ठीक है, फिर उसके बाद तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब आई 1991 के बाद, फिर उसके बाद तो ग्लोबलाइजेशन और वो सब प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये सब बहुत जब बढ़ने लगा, तो ऑब्वियसली फिर ये वाली जो सोशलिज्म वाली भावना थी कि भाई सरकार सबका बेनिफिट ये वो और कम हो गया, क्योंकि जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ये तो कम होगा ही. ठीक है, फिर आता है सेक्युलर. अब द थिंग इज कि ऐसा नहीं है कि इंदिरा गांधी जी ने कुछ बहुत ही अलग टर्म्स ऐड कर दिए, कॉन्स्टिट्यूशन हिला के रख दिया. ठीक है, ये सब तुम कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ोगे तो तुम समझोगे ये आइडियल्स ऑलरेडी मौजूद हैं. ठीक है, ये मौजूद हैं, पर लेकिन हमें दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि मतलब दिखते क्यों नहीं? क्योंकि डायरेक्टली लिखा नहीं है कि वे आर सेक्युलर. ठीक है, तो ये प्रियम्बल में फिर बाद में ऐड किया गया. कूल. इसमें हम क्या ही समझाएं, इसमें कुछ रह तो नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है. हाँ ठीक है. ओ यस, वी हैव पॉजिटिव सेक्युलरिज्म. यस यस, उप्स, या. सो वी हैव पॉजिटिव सेक्युलरिज्म. अब नेगेटिव पॉजिटिव क्या सीन है? पॉजिटिव सेक्युलरिज्म मतलब तुम्हारा कोई भी धर्म हो भाई, जैन, सिख, हिंदू, ईसाई, मुसलमान, जो भी हो तुम, हम सबका भला चाहेंगे, सब अच्छे से रहो, खुश रहो, मस्ती करो. नेगेटिव सेक्युलरिज्म ऑन द अदर हैंड, जैसा कि फ्रेंच गवर्नमेंट का हम देख सकते हैं कि मतलब पॉजिटिव सेक्युलरिज्म में द स्टेट कैन इंटरफियर. ठीक है, अगर उन्हें कुछ किसी का उद्धार करना है तो दे कैन इंटरफियर. बट नेगेटिव में द स्टेट डज नॉट. स्टेट हर टाइप के रिलीजन को मना कर देगा कि भाई जैसे तुमने सुना होगा कि फ्रेंच स्कूल्स में बुर्का पहनना अलाउड नहीं, मतलब मना कर दिया गया था. क्यों? क्योंकि उनका नेगेटिव सेक्युलरिज्म क्या है कि तुम अपना ये जो धर्म है ना, अपने घर में निभाओ, कि तुम यहाँ ये सब नहीं कर सकते हो, अपने घर जाके पहनो. ठीक है, सो दिस इज दैट देयर आइडिया. बट आवर आइडिया इज कि सबका विकास, सब मस्ती करो. ओके, देन वी हैव डेमोक्रेटिक. अब डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो बहुत ही मतलब बेसिक लगेगा तुम्हें सुनने में कि हाँ ठीक है जो भी है, बट एक्चुअली इट इज़ समथिंग दैट यहाँ से भी तुम काफ़ी ज़्यादा सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर तुम किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो तो. ठीक है, हालांकि हमारा वो मोटिव नहीं है, बट स्टिल टू टेल यू. तो डेमोक्रेसी दो टाइप की हो सकती है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट. यप. ठीक है, अब डायरेक्ट में क्या सीन होता है, जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर स्विट्जरलैंड. भाई अगर लिटरली कोई डाउनलोड करके पढ़ेगा ना, उसे कुछ समझ नहीं आएगा, बट ठीक है, तो मैं समझ आ गया. दिस इज स्विट्जरलैंड की बात हो रही है यहाँ पे. सो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि तुम डायरेक्टली वोट करते हो, कि तुमने आज वोट दबाया, वृंदा शर्मा बन गई प्राइम मिनिस्टर भाई. अब उसके बाद क्या होता है, देयर आर मतलब ये लक्ष्मीकांत में दे रखा है, सो मैं इसलिए बता देती हूँ. देयर आर 4 types, 4 devices basically that can be used for direct democracy. ठीक है, सो वी हैव रेफरेंडम, वी हैव इनिशिएटिव, वी हैव रिकॉल, वी हैव प्लेबिसाइट. रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम तो इंडिया में भी काफी बार यूज हुआ है कि तुम डायरेक्टली अपनी सरकार चुन लो. अगर किसी जगह पे बहुत कम लोग हैं, सो मान लीजिए एक जगह पर 500 लोग हैं, ठीक है, तो तुम वहाँ पे लोकसभा बिठाओगे, राज्यसभा बिठाओगे, विधानसभा बिठाओगे, इतना जरूरी नहीं है ना. डायरेक्टली 500 लोग जाओ, वोट करो, और तुम्हें वृंदा पसंद आ रही है उसको बना दो प्राइम मिनिस्टर. क्या क्या दिक्कत है भाई? बेस्ट सिस्टम. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. रेफरेंडम चलाओ, मस्त, सब लोग जाके वोट करो, बन गया भाई तुम्हारा आदमी, मस्त बढ़िया. ठीक है. फिर उसके बाद आता है इनिशिएटिव. इनिशिएटिव का मतलब कि तुम अपनी साइड से इनिशिएटिव लो, कि
जितनी भी जनता है वो कह रही है भाई सरकार से तो कुछ नहीं हो रहा भाई, तुम ही बैठ जाते हो एक दिन सभा बनाते हो और टेनिस कोर्ट में जाके लिख देते हो कि भाई ये बिल बना दो प्लीज प्लीज, इसकी बहुत जरूरत है, आपको नहीं समझ आ रहा, हमने आपको बिल बना के दे दिया और तुम जाके दे देते हो लेजिस्लेचर को, और वो कहते हैं कूल तो लग रहा है वैसा, फिर वो एक्सेप्ट करना करे वॉट एवर, आई डोंट नो, मैंने स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा, सो मुझे नहीं पता फिर क्या होगा। सो ये होता है इनिशिएटिव, ठीक है। फिर तीसरा क्या था भाई, तीसरा था रिकॉल, मतलब कि ये मुझे बहुत हंसी आती है बढ़ के, कि अगर तुमने मुझे बिठा दिया कुर्सी पे, ठीक है, तुमने कहा यार इस लड़की को क्या सोच के भेजा था, इसे कुछ नहीं आता भाई, ये क्या कर रही है मेरे देश का, तो तुम मुझे रिकॉल कर सकते, तुम कहते हो वृंदा आप वापस आ जाइए, आपसे नहीं हो पाएगा, सॉरी आप वापस आइए, ठीक है, तुम रिकॉल भी कर सकते हो। फिर प्लेबिसाइट का मतलब, अगर जैसे मैं पीएम हूँ और मुझे नहीं समझ आ रहा भाई ये क्या है, मुझे इकोनॉमिक्स बिल्कुल समझ नहीं आती, तो मुझे मॉनेटरी पॉलिसी में दिक्कत आ रही है बनाने में, तो मैं तो प्लेबिसाइट कर सकती हूँ कि आओ भाई मुझे एडवाइस दो, तुम अपना ओपिनियन, तुम्हें क्या लगता है, तू ज्यादा उछल रहा था ना कमेंट सेक्शन में, तुझे क्या लगता है भाई क्या करना चाहिए, दिस इज प्लेबिसाइट, कि तुम जनता का डायरेक्ट ओपिनियन ले लो। सो वेरी कूल स्टफ, पर लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब 100 200 300 400 500 की उसमें जनता हो। मुझे नहीं पता स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन क्या है, ढूंढे क्या यार वैसे। दिस चैनल हैज टू बी अबाउट क्यूरियोसिटी। स्विट्जरलैंड पॉप 9.1 मिलियन पीपल। इंडिया के कंपैरिजन में तो कमी है भाई, 9.1 मिलियन कितना ही होता है। कूल। देन वी हैव इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो कि आपको पता ही है हमारे देश में, कि मतलब तुम एक रिप्रेजेंटेटिव, इसको हम बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसको ये तो बहुत इजी है, तुम्हें पता है कि तुम जाते हो वोट करते हो, वो तुम एक रिप्रेजेंटेटिव को वोट करो जो जाएगा फिर लोकसभा में बैठेगा, फिर उसके बाद कुछ करेगा, फिर वो राज्यसभा में पहुंच सकता है, कुछ करेगा, और फिर उसके बाद पूरा देश चलाएगा, ठीक है। तो तुम अपने साइड से एक रिप्रेजेंटेटिव भेजते हो जो आगे जाके प्रेसिडेंट को इलेक्ट भी करेगा, ठीक है। तो दिस इज इनडायरेक्ट वे में, तो तुम्हारा डायरेक्ट कोई एज सच रोल है नहीं, वैसे तुम डायरेक्ट मोदी को वोट नहीं कर रहे हो, तुम डायरेक्ट उसके एक बंदे को वोट कर रहे हो, जो अगर बहुत सारे बंदे मिल जाए तब जाके मोदी प्रधानमंत्री बनेगा, ठीक है। सो होता है रिप्रेजेंटेटिव, इनडायरेक्ट में आता है। अब रिप्रेजेंटेटिव भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो हो गया आपका जो इंडिया का सिस्टम है वो है पार्लियामेंट्री, स्पेलिंग इग्नोर करना भाई, यही है ना, पता नहीं कहाँ गया, तो यही होना चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली। और दूसरा है प्रेसिडेंशियल, प्रेस लिख देती हूँ। यूएस में क्या सिस्टम है कि सबसे पावरफुल कौन है, प्रेसिडेंट, तो उनके प्रेसिडेंशियल सिस्टम है कि तुम लोग वोट करो जाके, तुम एक प्रेसिडेंट के लिए वोट कर रहे हो बेसिकली, ऊपर जो बनेगा एट द एंड ऑफ द डे। पर इंडिया में तुम मोदी के लिए वोट करो ना जाके, मतलब प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट करना जाके, तो वो पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, ठीक है। वहाँ पार्लियामेंट का सीन है, मतलब पार्लियामेंट तो खैर मतलब हाउस तो हर जगह ही होते हैं, बट लेकिन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो ज़्यादा पावरफुल है प्रेसिडेंट से। सो बेसिकली ये दो मीनिंग है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ गया रिपब्लिक। रिपब्लिक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी एक्चुअली, मुझे पहले पता नहीं था रिपब्लिक का क्या मतलब होता है, फिर मुझे 3 साल पहले ही पता चला है रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। प्लीज़ ये मत सोचना कि क्या कलर कॉम्बिनेशन बना रही है, क्योंकि मैं इतना जल्दी दिमाग नहीं लगा पा रही। रिपब्लिक का सीन होता है कि तुम्हारे सर पे एक आदमी बैठा है, यू हैव इलेक्टेड हेड, ठीक है, तुम क्या है, तुम्हारे सर पे एक बाप है जिसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही मतलब होता है, पर लेकिन उसका दो मीनिंग हम और निकाल सकते हैं। पहली बात तो इसके दो, कहाँ लिखूं, इसके दो मीनिंग ये निकाल सकते हैं, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, मतलब कि तुम्हारे सर पे क्योंकि तुम्हारा बाप बैठा है, कोई और आके ये नहीं बोलता आज से मैं तेरा बाप उठ गया, दिस इज नॉट अलाउड ब्रो। और सेकंड सीन है तुम्हारा कि प्रिविलेज, पता नहीं क्या स्पेलिंग है, प्रिविलेज्ड क्लास नहीं है तुम्हारे, क्योंकि अगर तुम्हारे सर पे एक किंग बैठा है, ठीक है, जिसको तुम मार के दूसरा किंग ले आओ कोई बात नहीं, तो मतलब वहां पे तो अलग सीन है ना, कोई इलेक्ट नहीं कर रहा उस किंग को, ठीक है। तो
अब जो किंग का बच्चा किंग बनेगा तो उनकी एक प्रिविलेज क्लास है ना, वो उनके पास एक प्रिविलेज है। पर हमारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कहीं से भी किसी भी गांव से उठ के आके प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी इंडिया में ऑफिस होल्ड कर सकता है, मतलब जो स्टेट में बेसिकली कुछ भी कोई भी इंसान आ सकता है। ऐसा कोई प्रिविलेज क्लास नहीं है हमारे पास कि भाई यही लोग बनेंगे राजा का बेटा राजा, वो वाला सीन नहीं है। तो अब कलेक्टिवली तो इसको हम क्या कहते थे, I need a nice color, इसको हम बोलते थे सोर्स ऑफ पावर, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अभी जो मैंने तुम्हें 5 शब्द समझाए हैं, इनको बोलते हैं, अरे सॉरी, इनको बोलते हैं नेचर, ठीक है। अभी जो मैंने 5 शब्द भी डिस्कस करे हैं, इनको बोलते हैं नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर अभी लिख देती हूँ यार, अभी फिर बाद में कौन लिखेगा। इनको बोलते हैं, अरे यार, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 एंड 4। ये 4 क्या है, ये अडॉप्ट जब किया था उसकी डेट है, ठीक है। तो ये 4 इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रियम्बल है। पहला तो सोर्स ऑफ पावर क्या है, विद द पीपल ऑफ इंडिया। सेकंड तुम्हारा नेचर कैसा है, सॉवरेन सोशलिस्ट, सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, तुम्हारा नेचर है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो जस्टिस का जो आइडिया है वो आया था तुम्हारे रशियन रेवोल्यूशन से। तो कब हुआ था, 1916 और 1917, 1917, यस। रशियन रेवोल्यूशन, RR लिख देती हूँ, 1917, यहाँ से तुम्हारा जस्टिस के आइडियल्स आए थे। और ये लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी फ्रेंच रेवोल्यूशन से आए थे, which was 1789 to 99, यही था ना, हाँ यही था, ठीक है ठीक है ठीक है। जस्टिस, सोशल, अच्छा अब इनके भी ऐसे सब पार्ट्स है कि जस्टिस तो है, किस प्रकार का जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इसका क्या मतलब है कि जो तुम जस्टिस दे रहे हो लोगों को, एक तो सोशल जस्टिस कि किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है हमको, आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन, कुछ नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 14 इक्वालिटी रखो सबके बीच में, ठीक है, वो सब चीज़ें। इकोनॉमिक जस्टिस कि अगर कोई इंसान गरीब है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम उससे बोलोगे चल चल निकल यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस में वही कि सबको इक्वल राइट्स मिलना और सबको वो सब चीज़ें। तो अगर मैं इसे बहुत अच्छे टर्म से बोलूँ तो इम्प्लाई द सिटीजन शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, वही चीज़, सॉरी मैंने रिपीट किया। फिर उसके बाद आता है लिबर्टी। लिबर्टी मतलब आज़ाद हो तुम, जो करना है करो, तुम्हारे पास लिबर्टी है, पर लेकिन रिस्ट्रिक्शंस के साथ। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स में आगे जाके पढ़ेंगे। सो लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, थॉट तुम कुछ भी सोचो, कुछ भी एक्सप्रेस करो, हालांकि रियली सर, मतलब बेचारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने तो सोचा था कि भाई ठीक है व्हाटएवर, बिलीफ, अरे यार हटा देते नहीं तो मुझे जेल में डाल देंगे, ठीक है। बिलीफ, जो बिलीव करना है करो भाई, मेरे को मतलब नहीं है, अनलेस एंड अनटिल तुम किसी को हार्म ना करो। जो फेथ रखनी है रखो, किसी भी धर्म में मानो, हालांकि तुम जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। हम आगे जाके ना फंडामेंटल राइट्स में ये सब चीज़ें बहुत गहराई से पढ़ने वाले हैं, जैसे ये फेथ, वर्शिप एंड ऑल की बहुत ज़्यादा बात हुई है आर्टिकल 25 से 28 में, ठीक है, रिलीजन की बात कर रहा है वो सब। तो हम वहाँ पे जाके बहुत कुछ पढ़ेंगे, तो अभी हम इतना गहराई में नहीं जा रहे, ठीक है। फिर हम आते हैं इक्वालिटी पे, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, सिंपल। पर लेकिन इक्वालिटी में भी बहुत सारी चीज़ें आती है जो हम आर्टिकल 14 में पढ़ेंगे, तो इसको हम अभी इग्नोर कर सकते हैं। फिर प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी। नाउ फ्रेटर्निटी इज एन आइडिया ऑफ ब्रदरहुड, यूनिटी। और यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, डिग्निटी इज अ ब्यूटिफुल थिंग दैट आई एक्चुअली रेड टुडे, आई वांट टू शेयर दैट। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। सो यहाँ पे हम 3 चीज़ों की बात करें व्हेन इट कम्स टू फ्रेटर्निटी, ठीक है। और ये भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया था, yes. So dignity of the individual. Now I actually got a beautiful this thing. Wait a minute.
यस, के एम मुंशी जी ने बोला भाई, ये बहुत कूल चीज़ें बोली के एम मुंशी जी ने. He was like कि when they include this term, so it was like every individual person, every individual personality residing in India is sacred. We value every single person to exist. You matter, bro. K. Munshi ji is literally trying to say, you matter, you are important, you are loved. ज़्यादा हो गया, बट ठीक है. द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल का भी ध्यान रखा गया. इसमें ये सब नहीं है कि हाँ ठीक है सबको पैसा दो, ये करो वो करो. नहीं भाई, उसकी पर्सनालिटी, उसका एग्जिस्टेंस को भी वैल्यू दी गई यहाँ पे. डू यू नाउ रियलाइज द डेप्थ ऑफ द थिंकर्स? मतलब द डेप्थ, सॉरी भाई, आई जस्ट सिम्प ओवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स भाई, लिटरली. ठीक है, नॉट लिटरली. यूनिटी एंड इंटेग्रिटी. फिर इंटेग्रिटी हमारा ऐड हुआ था बाद में, क्योंकि उस टाइम आपको पता था कितने सारे ये सिचुएशन चल रही थी उस टाइम पे, यू नो, तोड़ा तोड़ी वाली. तो बाद में बात करेंगे इमरजेंसी के बारे में, बट ठीक है. सो इंटेग्रिटी इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वर्ड, कि सब लोग भाई तुम इस देश के हो, देश के बन के रहो. एंड यूनिटी, वो तो पता ही. यूनिटी में भी दो कॉन्टेक्स्ट होते हैं. एक तो माइंडसेट वाला चीज़, इसको मैं लिख ही रही हूँ, और दूसरा होता है टेरिटोरियल, कि भाई हमारा जो, हालांकि हम ये पढ़ेंगे ठीक है पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, वी आर टॉकिंग अबाउट वी आर अ यूनियन. यूनियन का मतलब क्या होता है कि तुम जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, उन सब ने अग्री किया है कि यस वी आर अ पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया. इसका मतलब कि तुम सेसीड नहीं कर सकते, तुम निकल के भाग नहीं सकते कि आज से भाई खालिस्तान है. नो 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 नो, यू कांट डू दैट ब्रो, बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ यूनियन, यू हैव साइंड द अकॉर्ड. ठीक है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ टेरिटोरियल यूनिटी, कि यू कैन नॉट जस्ट रन अवे ब्रो, योर माइंड फॉरएवर. इंडिया बोल रहा है. सो in a constituent assembly, oh bhai, okay, this is something that really gives me goosebumps bhai. In a constituent assembly, now imagine karo bhai, tum वहाँ खड़े हो. This 26th day of November 1949, which is the day it was adopted. So let's, कहाँ गया, हाँ, 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this constitution. Thank you भाई, thank you for staying. 32 minutes हो गए मुझे बोलते हुए, बट कूल. गंदा कर दिया मैंने तो सुंदर सा कॉन्स्टिट्यूशन, बट ठीक है. एक दो चीज़ें फटाफट से देख लेते हैं जो रैंडम फैक्ट्स पता होने चाहिए. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बता दिया था. टिप्पणी, यस, नानी पालखीवाला. आई होप मैंने स्पेलिंग गलत ना करी और बाद में चेक कर लूँगी. सो इनको तो सभी जानते हैं. वेरी वेरी बिग जूरिस्ट एंड वेरी प्रोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूशन brain. So he commented, basically he said that it is the ID card of constitution. ये इन्होंने बोला था. के एम मुंशी जी का बता दिया मैंने. के एम मुंशी जी का बताया, नहीं बताया. के एम मुंशी जी ने बोला था political horoscope. Spelling wrong. Horoscope. Am I missing something? Horoscope of a sovereign democratic republic. वो सब लिखने की जरूरत नहीं है. Of our sovereign democratic republic, क्योंकि उस समय सोशलिस्ट और वो सब नहीं था. ठीक है. फिर और किसी ने बोला था पंडित ठाकुर दास. इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द जूल सेट, मतलब सॉरी, प्रियम्बल इज द जूल सेट. हालांकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली थी, पर मेनली उनका ये मतलब था कि भाई रत्न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो ही वाज वेरी मच एम्फसाइजिंग. सो वी विल जस्ट राइट जूल सेट डॉट डॉट डॉट. और किसी ने भी, और भी बहुत सारे कॉमेंट्रीज है, बट दीज आर द वंस दैट आई कीप हियरिंग. अच्छा, अब कुछ केस रिलेटेड चीज़ें जो मुझे बहुत बोरिंग लगती हैं. मुझे कभी केस याद ही नहीं होते, बट स्टिल, क्योंकि हमारा एम यही है कि मुझे सब पता होना चाहिए, व्हाटएवर. सो क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या वो एक अलग चीज़ है? क्योंकि यहाँ पे कोई, देखो, प्रियम्बल में तुम्हें कोई एक्ट तो नहीं दिख रहा, तुम्हें कोई
आर्टिकल तो नहीं दिख रहा कि आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ तो नहीं है. सो इज इट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इज इट नॉट? तो आई डोंट लाइक दिस टॉपिक बट ठीक है भाई. तो सबसे पहले एक बेरूबारी यूनियन केस हुआ था. बेरूबारी यूनियन केस हुआ था 1960 में. और तब जजेस ने बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नॉट रियली, मतलब तुम आइडिया ले सकते हो प्रियम्बल से कि क्या, मतलब अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा आगे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, तुम प्रियम्बल से आइडिया लगा सकते हो कि यही मतलब रहा होगा उनका, पर लेकिन तुम उसको नहीं देख सकते, तुम उसे अमेंड नहीं कर सकते. इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फिर उसके बाद हमारी सबसे महान जजमेंट, जिसके बारे में एक्चुअली सबको ही पता होगा, केशव भारती वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला. इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में बोला था, ऑफ कोर्स इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. फिर उसके बाद LIC इंडिया केस 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने सेम चीज़ें रिपीट करी थी और मतलब अफर्म किया था कि हाँ हाँ बिल्कुल सही बात थी वो, ठीक है. और बाय द वे तुम्हें कूल फैक्ट बताओ जो मुझे एक्चुअली कल परसों ही पता चला है कि अब जैसे KBC मतलब केशव नंद भारती केस के टाइम पे 13 जजेस की बेंच बैठी थी, ठीक है, विच वॉज द हाइएस्ट आज तक डेट में. और 700 पेजेस का जजमेंट था. बाय द वे हम इस केस के बारे में बहुत डेप्थ में बात करेंगे, इसलिए मैं भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही. बट 13 जजेस की बेंच बैठी थी, विच इज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ जजेस एवर हु हैव सैट टुगेदर टू गिव अ जजमेंट. और इस 700 पेजेस का जजमेंट दिया था जो केशवानंदा बाय द वे हार गए थे. ठीक है वृंदा, इग्नोर इट. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट अगर आगे जाकर किसी भी सुप्रीम कोर्ट बेंच को इसको रिवर्स करना है या इसको मना करना है या इसके बारे में रिवाइज करना है, जो भी बोलना है, इसको खारिज करना है, so there has to be a bigger bench than 13. There has to be 15 judges to sit and say that this is null and void. उससे कम 3 जजेस आके बैठ के नहीं बोल सकते कि भाई वो केशवानंदा वाला हटाओ, ऐसा नहीं होगा आपसे. कूल फैक्ट, मतलब हो सकता है ये बहुत दुनिया के लिए बहुत ऑब्वियस फैक्ट हो, और मुझे तो रिसेंटली पता चला तो मैंने बता दिया. ओके सो और आज तक भी क्योंकि सबसे ज़्यादा इतने बड़े बेंच ने बोल दिया है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम आज भी यही मानते हैं प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अब दूसरी बात क्या, ये अमेंड हो सकता है? तो पहले था नहीं हो सकता, फिर उसके बाद ये हो गया, फिर इंदिरा गांधी जी ने अमेंड किया, फिर अब अल्टीमेटली जजेस का यही मानना है कि भाई जब तक आप जो भी अमेंडमेंट कर रहे हो वो अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं हिला रहा, ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये 1-2 चीज़ें हैं जो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हैं, बट स्टिल हम उन्हें मानते हैं. तो अगर आप वो सब नहीं हिला रहे हो तो ठीक है, कोई एज सच कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट बेसिक स्ट्रक्चर नहीं हिलना चाहिए. ठीक है, दैट इज इट. लेट मी क्विकली सी इफ आई एम मिसिंग एनीथिंग एट ऑल. सॉरी भाई, मेरा एक्सेंट ऐसे बीच बीच में आ जाता है जब मुझे समझ नहीं आता मैं क्या बोलूँ. ठीक है, सो दिस वाज इट. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी. फटाफट से एक बहुत छुटकू सा रिविजन. 4 ingredients: सोर्स ऑफ पावर, वी द पीपल ऑफ इंडिया. सेकेंड इज नेचर. फटाफट से याद करो नेचर क्या था. सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन: जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. फिर उसके बाद हमारा अडॉप्शन डेट 26 नवंबर 1949, विच इज़ ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया बाय द वे. सो लिख देती हूँ यार, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया. सो थैंक यू सो मच. अगर तुम यहाँ तक तुमने ये पूरा देखा है तो लेट मी नो इफ देर इज समथिंग दैट यू वांट टू सी मोर, समथिंग दैट यू वांट टू सी लेस, एंड द बैटरी इज लो. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर joining me today, and I hope you really liked it. If you have any kind of feedback, if you have any kind of comments, you can tell me, and I'll try to incorporate. I'll try to read it, do whatever. And thank you so much. Thank you so much. Bye. Keep learning. Stay curious. Bye bye.